नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की एनडीआरआई के 19वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता। 544 विद्यार्थियों को राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रदान की डिग्रियां। हरियाणा सरकार संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कर रही काम। संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत के नाम पर होगा हैबतपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम। फरीदाबाद में आग का तांडव, करीब 300 दुकानें जलकर हुई राख। आग बुझाने में लगी फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के सभागार में आयोजित 19वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, कैलाश चौधरी, डॉक्टर संजीव बलियान मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। एनडीआरआई के 19वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ 6 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देकर उन्हें बधाई दी। दीक्षांत समारोह को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एनडीआरआई में होने वाले रिसर्च से संस्थान ने विषय में अपनी पहचान बनाई है। यहाँ के पूर्व छात्र कई राष्ट्रीय संस्थानों में कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी ऐसे कार्यों से जोड़ा जाएगा। डिग्री हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बधाई दी। वहीं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में हरियाणा के खान पान और खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा कि दूध दही का खाना यो हमारा हरियाणा से प्रदेश की पहचान है। हरियाणा वीरों की भूमि है और यहाँ से खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रहे हैं। उन्होंने डिग्री हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई भी दी। प्यारे विद्यार्थियों, आपने आज के दिन के लिए अथक परिश्रम किया और मुझे विश्वास है कि ये पद आपकी स्मृति पटल पर जीवन भर अंकित रहेगा। जब आप सभी अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि आप सदैव नया सीखने के लिए प्रयत्नशील रहें तथा जन कल्याण के लिए कार्य करें। मैं चाहती हूँ कि आप में से कुछ विद्यार्थी डेयरी उद्योग में रोजगार प्रदान और उद्यमी जरूर बने। इस उद्योग में विकास की असीम संभावना है और आपको इन संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए। मुझे बताया गया है कि एनडीआरआई द्वारा देश के विभिन्न भागों में डेयरी सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसका और सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेते हुए उद्यमी के रूप में ये आपका शुरुआत आप करेंगे। अंत में मैं एक बार फिर डिग्री और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। एनडीआरआई का दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम और इसमें उपस्थित हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, करनाल शहर ये महान बेटी अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्वर्गीय कल्पना चावला जी का जन्म स्थान है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी एनडीआरआई के कारण इस स्थान का महत्व अंतर्राष्ट्रीय महत्व बना है। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और जैसा हम जानते हैं, कृषक चाहे वो कृषि से अथवा डेयरी दुग्ध उत्पादन से एक मिला जुला आय के साधन होने के नाते हरियाणा की जनता का एक निर्भरता इन दोनों विषयों पर है। एनडीआरआई जैसा संस्थान यहाँ हो और हरियाणा का कृषक मेहनती हो, इससे इसका महत्व बहुत बड़ा बनता है। जैसा आदरणीय तोमर जी ने बताया कि दुग्ध उत्पादन देश भर में
444 ग्राम ये होकर के भी हमारा अच्छा स्थान भले माना जाता है, लेकिन हरियाणा को गौरव है कि हरियाणा अकेले में दूध उत्पादन 1127 ग्राम प्रति व्यक्ति यहाँ का उत्पादन है। हरियाणा सरकार संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, जिसके तहत हरियाणा सरकार द्वारा संत श्री धन्ना भगत जी की जयंती कैथल में बड़े धूमधाम से मनाई गई। कैथल जिले के गांव धनौरी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। वहीं मंच पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जींद के हैबतपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा गांव धनौरी के लिए सीएम ने करोड़ों रुपए की कई घोषणाएं की। इस दौरान मंच पर मौजूद भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज के संतों और महापुरुषों को याद करने की जो पहल प्रदेश सरकार ने की है वह अपने आप में प्रशंसनीय है। आज का अवसर बहुत ही एक यादगार का अवसर बनने वाला है। इस अवसर पर कार्यक्रम करने का जब विचार मन में आया था, उसकी अपनी एक भूमिका है। वो भूमिका जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारा इतिहास बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। पीछे अतीत में जाकर देखें तो इस देश के इतिहास में समाज भी अलग अलग प्रकार से और उसका रहन सहन हमको देखने को मिलता है। उनका मार्गदर्शन करने के लिए संत समाज की भी अपनी भूमिका रही है कि आखिर उस समय समाज में बुराइयां अच्छाइयां सब होती थी, तो बुराइयों को फैलाने के लिए राक्षस होते थे, अच्छाइयां लाने के लिए कौन लोग होते थे? अच्छाइयां लाने के लिए ये जो हमारा संत शिरोमणि समाज, जो समाज के अंदर महापुरुष संत के नाते से अपनी वाणी से विचार प्रसार करते थे, अपने कोई ना कोई साहित्य के माध्यम से, कोई ना कोई ग्रंथों के माध्यम से समाज को दिशा देते थे। ऐसा ये अवसर, ये सन 1400 के आसपास का जो सारा अवसर गया, उस समय जब धन्ना भगत जैसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर अवतरण लेते हैं, उसी समय उससे 50 साल बाद गुरु नानक देव जी आते हैं। उसी समय कई संतों के नाम लिए जा सकते हैं। संत कबीर, महर्षि वाल्मीकि, गुरु रविदास, ये उस समय के नाम हैं। गुरु नानक देव के बाद दशम पातशाही अगले 200 साल तक, ये उन्हीं का नाम उसी समय का है। उन लोगों ने समाज जीवन को पहले भक्ति भाव से ठीक किया। लोगों के मनों में जो बिल्कुल बुझा हुआ मन था, अंधेरा ही अंधेरा था, निराशा ही निराशा थी, लोग भय खाए हुए बैठे थे, उनको कोई बोलने की आज़ादी भी नहीं थी, उनको थोड़ा सा जागृत किया। और उसके बाद दुश्मनों से लड़ाई लड़नी है, हथियार तलवार उठा करके दुश्मनों का मुकाबला किया। गुरु गोविंद सिंह के समय में ये सारे काम हुए, शिवाजी के समय ये काम हुए, महाराणा प्रताप के समय ये काम हुए। कितने ही महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश को ठीक दिशा दी है। तो विचार आया कि हम भी क्या वो सड़कें नालियों में लगे रहेंगे या कोई संतों महापुरुषों को भी याद करेंगे। उसके बाद हरियाणा में हमने योजना बनाई कि ये रैलियां तो हम करेंगे, राजनीति रैली, कभी उद्घाटन है, कभी शिलान्यास है, कभी कोई मांग पत्र आता है, कभी कोई हम राजनीति में किसी को गालियां देते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमको ये संतों महापुरुषों के सम्मान के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और तब हमने हरियाणा में योजना बनाई कि संत समाज के विचार प्रसार की योजना, उनके सम्मान की योजना, इसमें जितने भी संत हुए उनकी जयंतियां मनाएंगे। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण सहित कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, वहीं विनेश संगीता फोगाट के गांव बुलाली के पहलवानों के साथ साथ कोच द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट भी समर्थन में उतर आए हैं। परिवारों ने धरनारत पहलवानों को खाना नहीं लाने पर आपत्ति जताई और विनेश के भाई हरविंदर खाना लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं महावीर फोगाट ने बातचीत के माध्यम से पहलवानों की मांगों का समाधान करने की बात कही है। बता दें कि चरखी दादरी के गांव बुलाली को अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के साथ साथ दंगल गर्ल गांव के नाम से भी जाना जाता है। द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट द्वारा तैयार
महिला पहलवानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को खासी पहचान दिलाई है। वहीं गांव की बेटी विनेश व अन्य पहलवानों ने महिला पहलवानों के साथ हुए शोषण की घटना से खेल जगत में हुए हर तरफ निंदा हो रही है। जांच कमेटी से नाराज व दिल्ली पुलिस द्वारा WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण पर FIR दर्ज नहीं करने से नाराज हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरी बार धरने पर बैठे हैं। वहीं द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने कहा कि जांच कमेटी अगर फैसला देती है तो पहलवानों को धरने पर नहीं बैठना पड़ता, जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाएंगे और सरकार के माध्यम से पहलवानों का फैसला करवाएंगे। हमने 2 दिन पहले CP पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना FIR दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो FIR हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। क्या मामला क्या था FIR का और किसके खिलाफ था? सेक्सुअल हरेसमेंट का मामला था और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। जब फेडरेशन पूरा नेशनल भी करवा रहा है, सारी चीज़ें वो रन कर रहा है, खुद उनका ऑफिस खुल रहा है, तो खिलाड़ियों की कहाँ सुनी जा रही है? ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो इसका मतलब हम झूठे बैठे थे यहाँ पे। अभी FIR केस के लिए हमने कंप्लेंट डाल दी है। FIR हो जाएगी तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई खिलाड़ी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे कि आप FIR नहीं कर रहे, अभी खिलाड़ियों ने FIR के लिए भी 7 लड़कियों ने जब FIR कर दी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सेक्सुअल हरासमेंट के अगर केस लगा है जी, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। व्हाट्सएप हम मैट के ऊपर कायम करके आए हैं, पूरे देश को हम गर्व से भर के आते हैं। जब हम तिरंगा लहरा के आते हैं तो व्हाट्सएप दिखाएंगे तो हम ओलंपिक्स वाले स्टेज पे दिखाएंगे, ना कि हम यहाँ पे फेडरेशन बनाने में और तोड़ने में दिखाएंगे अपना। यमुनानगर के गांव हरनौल से बिजली बोर्ड के लाइनमैन असिस्टेंट ऋषि पाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यमुनानगर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ASI गुरचरण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्यूबवेल के बिजली का मीटर ट्रांसफर करने के नाम पर आरोपी ऋषि पाल गाँव गोलनपुर निवासी सचिन कुमार से 15,000 की रिश्वत मांग रहा था। शिकायतकर्ता ने यमुनानगर विजिलेंस टीम के अधिकारियों को इस मामले की सूचना दी। यमुनानगर के गांव हरनौल से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों 10,000 के रिश्वत के साथ ऋषि पाल असिस्टेंट लाइनमैन को गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता हमारे पास आया था सुबह, जिसने हमें लिखित में कंप्लेंट दी है। भाई हमने नए मीटर का कनेक्शन लेना था और उसकी एवज में ऋषि पाल असिस्टेंट लाइनमैन हरनौल, उसने 15,000 रुपये की डिमांड की है, जिसने 10,000 रुपये आज मांगे हैं और 5,000 रुपये मीटर लगने के बाद मांगे हैं। जो आज 10,000 रुपये लेते हुए रेड हैंडेड हरनौल गांव से ऋषि पाल को गिरफ्तार किया गया। सर कौन से विभाग में तैनात है? ये बिजली विभाग में तैनात है। तो कोई और भी साथी था सर साथ में या अकेले जी? अभी पूछताछ जारी है जी, पूछताछ के बाद जैसे भी होगा वो बता दिया जाएगा। इस्माइलाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग और PWD द्वारा शुरू किए गए निर्माण कार्यों से अस्त व्यस्त हुई सड़कों को लेकर राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दोनों विभागों के अधिकारियों को फटकार लगाई है। इसके बाद अधिकारी एक्शन मोड में और सड़कों को ठीक करने का काम शुरू किया गया। पब्लिक हेल्थ की ओर से पूरे रिहायशी क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने की वजह से अंबाला रोड की सभी सड़कों की हालत खस्ता हो गई। इस पर राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अधिकारियों को सभी रास्तों को 15 दिन के अंदर ठीक करने के निर्देश दिए। विभाग की तरफ से अभी जो फिलहाल रिपेयरिंग का कार्य है वो जैसे अनाज मंडी से लेकर के और रिलायंस के पेट्रोल पंप तक, जहां तक सीवर लाइन पब्लिक हेल्थ विभाग ने डाली है, उसको रिपेयर करने का काम करेंगे। दूसरी तरफ हमने पूरे शहर की सीएम अनाउंसमेंट में 4 लेनिंग प्रपोज है, उसके एस्टिमेट बना करके विभाग की तरफ से हायर अथॉरिटी को भेज दिए गए हैं। फंड्स के लिए जैसे ही फंड आएंगे पूरे के पूरे रोड को 4.5 किलोमीटर का जो एरिया है बाईपास से लेकर के बाईपास तक का, जल्दी इसको 4 लेनिंग काम शुरू हो जाएगा और जल्दी इसको काम को फिर 4 लेनिंग में हम कंप्लीट करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने विधानसभा चुनावों में मेरिट के आधार पर टिकट देने की बात कही है। खरोड़ा में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रघबीर सिंह संधू के निवास पर पहुंचे अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा टिकटों के वितरण को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करेगी, बल्कि कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत
कैंडिडेट का चुनाव करेगी और टिकट देने से पहले कांग्रेस धरातल पर सर्वे करेगी। जो कैंडिडेट जीतने योग्य उसी को टिकट दी जाएगी। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयमान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त देश व प्रदेश का नारा देने वाली बीजेपी में ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उदयमान ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की हालत के मुद्दों पर भाजपा को घेरने की कोशिश की। 2024 में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस इन्होंने तो 75 पार का झूठा नारा दिया था, हमारा 80 पार हुआ। बिना संगठन के आपको लगता है कि जहां 4 लाख पन्ना प्रमुख है, इस प्रकार संगठन हमारा बहुत भारी मजबूत है। कहीं बीजेपी का संगठन हमारा 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, बिना संगठन के कांग्रेस पार्टी कैसे नैया पार लगाएगी? अभी आपने देखा होगा 1 साल आपको भी 27 अप्रैल को होने वाले हैं। पानीपत में कितने विशाल रैली हुई, हमारे फरीदाबाद में, फतेहाबाद में, यमुनानगर में कितनी ज़बरदस्त रैली हुई। सुबह 6 बजे भीषण सर्दी में 2 डिग्री टेम्परेचर में कोहरे में राजस्थान के बॉर्डर पर सभा की। तो बगैर संगठन के थोड़ी टीम सब जगह है। हाँ, संगठन का जो पूरी जो हमारी प्रक्रिया है वो हमारी गई हुई है। उसमें अभी कई तरह का भी इधर अब कर्नाटक का चुनाव चल रहा है, नेता वहाँ पर भी हैं। उससे पहले आपको पता है कि कई से पड़े, तो उसकी वजह से लेट हुआ है। कभी भी संगठन खड़ा हो जाए। हाल ही में किरण चौधरी का बयान आया था कि कुछ लोग जो हैं अपने आप में ही मुख्यमंत्री बन करके सोते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? लगातार गुटबाजी जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं किरण चौधरी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम भाजपा से लड़ रहे हैं और कोई अपने बात में कहता है तो उसका अपने राहुल गांधी हमारी पार्टी के सीनियर लीडर है, कोई बात कही होगी, उसे महसूस हुआ होगा कुछ। तो राहुल गांधी ने मकान खाली कर दिया, छोड़ दिया गया, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? राहुल गांधी जी ने मकान छोड़ दिया, आज जो था उनका। राहुल जी के साथ तो ये जो सरकार है इतनी मतलब निरंकुश सरकार है, इनको कोई भी शर्म लिहाज नहीं जरा भी। सबको पता है राहुल जी ने कोई कुछ नहीं कहा। एक कोई ये संयोग नहीं था, ये बाकायदा एक प्रयोग है जी। और एक सुनियोजित साजिश के तहत राहुल गांधी जी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है जी। लेकिन राहुल जी बहुत मजबूत हैं और जो अपने स्टैंड पर कायम है वो इनका चेहरा बेनकाब किया करते रहेंगे, वो पूछते रहेंगे। आखिर में अदानी के पास में 20,000 करोड़ का वो काला धन किसका है जी। जो उन्होंने सवाल पूछे और जिस तरह से पार्लियामेंट में पूछे और जो उन्होंने मुद्दे उठाए, चाहे वो हमारी जो सामाजिक समरसता का जो बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो हमारे देश में धर्म के नाम से, मजहब के नाम से, जाति के नाम से एक दूसरे से इंसान से लड़ाई की जा रही है, जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, उन सारे मुद्दों को राहुल जी ने उठाया। महंगाई को उठाया है। सारे जो इनके जो भी वायदे थे वो सारे, एक भी वायदा कोई भाजपा ने पूरा किया हो तो बता सकते। यमुनानगर की छोटी लाइन स्थित एक खाली प्लाट में लावारिस लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव कम से कम 10 दिनों से ही प्लाट में पड़ा हुआ था लग रहा था। फोरेंसिक की टीम व संबंधित थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि इस खाली पड़े प्लॉट में सामने से कोई दीवार भी नहीं है, जिस कारण इस प्लॉट में कभी भी कोई भी आ जा सकता है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। सूचना हमारे को 112 से सूचना मिली थी कि यहाँ एक अननोन डेड बॉडी एक खाली प्लाट में पड़ी मिली है। जो हम मौका पर आए हैं, अभी यहाँ अंधेरा ज़्यादा है, तस्दीक करके आगे आपको शेयर करेंगे। फरीदाबाद जिले में आग का तांडव देखने को मिला, जहां खेड़ी पुल के पास सब्जी मंडी में रात करीब 2:30 बजे अचानक आग लग गई, जिसमें करीब 300 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि सब्जी कपड़ा बेचने वालों का लाखों रुपए का सामान इसमें जलकर खाक हो गया। रात से ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। करीब 4 घंटे की मुशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। पुलिस प्रशासन रात से ही मौके पर मौजूद रहा। वहीं आज सुबह मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने पीड़ित दुकानदारों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि वह नुकसान का आंकलन करवाकर मुख्यमंत्री से सहायता के लिए बात करेंगे। मैं तो भगवान का शुक्र करूंगा कि इतने बड़े हादसे में कोई हमारी जान माल की हानि नहीं हुई। पैसा तो हम लोग दोबारा कमा सकते हैं, सरकार मदद कर सकती है, दोबारा पूरा रोजगार कर सकते हैं, पर हम लोगों को काम करते समय अपने को सेफ्टी के इंतजाम भी करने चाहिए। ये प्रशासन की भी लापरवाही है कि इतनी बड़ी एरिया में, इतनी कंजेस्टेड एरिया में इस तरह दुकानें खोलने की क्यों परमिशन दी, क्योंकि
जब तक आप एक दूरी नहीं रखेंगे कि जहाँ पे आराम से एक दूसरी आग को आगे बढ़ने से रोका जा सके, वो भी हम सब की जिम्मेवारी होती है। क्योंकि अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस तरह से काम करने में भी दिक्कत होती है। पर मैं इन सब चीज़ों को कोशिश करूंगा कि इन गरीब लोगों का इस समय हम कैसे रोज़गार दे पाएँ। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि इन लोगों को जल्दी जल्दी अपना रोज़गार दोबारा से कैसे शुरू कर पाएँ। सर, ये गरीब लोग हैं, जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं, लेकिन फरीदाबाद में कई जगह अवैध बाजार चल रहे हैं और उन लोगों को पता भी नहीं होता कि मौत के साए के नीचे कमाई कर रहे हैं। प्रशासन क्या लेगा? नगर निगम ने एक स्कीम चालू की है, स्ट्रीट वेंडर स्कीम। ये लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोग इनको उचित स्थान पर दुकान अलॉट करते हैं। मेरी फिर को इनसे गुजारिश है कि उस नगर निगम के द्वारा अपने जो दुकानों के लिए पोर्टल पे अप्लाई करें। आपको स्ट्रीट वेंडर स्कीम के द्वारा हम ज़मीन दिलवाएंगे, जिससे कि आपको इस तरह की जो भयानक आग लगी है उससे बचने का मौका मिले। वहाँ सेफ्टी के पूरे इंतजाम स्ट्रीट वेंडर स्कीम में हम करते हैं। आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग छात्र युवा संघर्ष समिति से जुड़े युवा डीसी ऑफिस अंबाला पहुंचे। यहां उन्होंने कई मांगों को लेकर एक दिन के भूख हड़ताल शुरू की। इसकी भनक लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यहां सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे युवाओं को खदेड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सभी खाली पदों पर समय पर भर्ती की जाए ताकि युवाओं का भविष्य सुधर सके। वहीं उन्होंने ठेकेदारी पर भर्ती व्यवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर रेगुलर भर्ती की व्यवस्था लागू करने और कौशल रोजगार निगम भंग करने की मांग की है। देखिए जी, CYSS जो कि आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग है, आज हम शांतिपूर्वक तरीके से अंबाला डीसी ऑफिस के सामने धरना दे रहे थे। लेकिन जो यहाँ पुलिस प्रशासन है, इन्होंने इतना अभद्र व्यवहार किया हमारे साथ। हमें शांतिपूर्वक तरीके से नहीं बैठने दिया। हमारे साथ हमारी बहनें थी, कुछ छात्र यूनिवर्सिटी से थे, लड़कियां थी, उनको नहीं बैठने दिया शांतिपूर्वक तरीके से। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, ना तो हमारी मांगे सुनती और ना ही हमें विरोध प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने देते। हमें बैठने दिया। प्रशासन ने धक्के मार के, पुलिस प्रशासन ने धक्के मार के हमें डीसी ऑफिस के सामने से बाहर निकाला है। करनाल आयुक्त साकेत कुमार ने निसिंग अनाज मंडी का दौरा कर गेहूं के उठान का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आयुक्त साकेत कुमार ने अनाज मंडी में सफाई व्यवस्था की भी जांच की। उन्होंने बताया कि अनाज मंडी में गेहूं के बैगों का उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आढ़तियों को गेहूं के उठान में किसी प्रकार की समस्या आने नहीं दी जाएगी। और ज़्यादातर जो पैदावार आई हुई थी वो उसका उठान हो चुका है। मेरे मंडी के जो DMO हैं और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी हैं, उन दोनों के साथ मैंने पूरे मंडी का दौरा किया और देखने में आ रहा है उस हिसाब से कार्य संतोषजनक है। सर, अभी भी गेहूँ बहुत पड़ा है मंडी में, लेकिन बारिश भी लगातार हो रही है। हर रोज बारिश थोड़ी बहुत होती रहती है क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने ये कहा है कि जो रह भी गया है उसका भी तुरंत उठान का प्रबंध किया जाए। तो आप जैसे देख रहे हैं हर तरफ लोग लगे हुए हैं उठान की प्रक्रिया में, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी निपट जाएगा। आवक तो अब बंद ही हो गई तकरीबन सर। जी जी, तो अब तो उठान के काम शेष है। हाँ, उठान का ही काम शेष है। लगभग उम्मीद की जा रही 97-98% जो गेहूँ आना था आ चुका। जी, जो है वो उठान का ही कार्य है और चल रहा है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।